हेलो फ्रेंड्स, ये है मॉक टेस्ट ऑफ एजुकेशन पार्ट 2, जिसको एक सैम्पल पेपर की तरह डिजाइन किया गया है। और आपकी जो नेट एजुकेशन कोड जिसका 09 है, उस पेपर के लिए जो है इसको डिजाइन किया गया है, यानी कि एजुकेशन 09 के लिए, पेपर 2 के लिए, एजुकेशन का जो पेपर 2 है उसके लिए इसको डिजाइन किया गया है। और ये जो मॉक टेस्ट है, ये आपकी प्रिपरेशन जो चल रही है एजुकेशन के पेपर की, उसकी रिविजन के लिए बनाया गया है। आप इसको अच्छे से जो है प्रिपेयर कर लें, आप अपनी एक बार रिवीजन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। आई होप कि आप नोटबुक लेकर बैठ गए होंगे और आप पेन आपके हाथ में है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। स्क्रीन के ऊपर है, इमोशंस कैन बी कंसिडर्ड एज मोटिव। जो इमोशंस है उनको मोटिव समझा गया है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए, दे आर यूनिवर्सल एंड प्रिज्यूमली इनेट। ऑप्शन बी, दे इनिशिएट एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन गोल्स। या फिर ऑप्शन सी, दे आर गवर्न्ड बाय कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज्ड स्टिमुलस एंड गोल ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन डी, दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। तो इमोशंस को मोटिव क्यों समझा गया है? क्योंकि दे इनिशिएट एंड डायरेक्ट बिहेवियर टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ सर्टेन गोल। अगर हमारा जो कोई एम होता है, कोई विशेष एम होता है या कोई छोटा मोटा कोई भी एम होता है, उसकी तरफ जो इमोशंस हैं हमारे, वो हमारे बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं, उसकी तरफ हमें लगाते हैं। उसकी तरफ लगाने की शुरुआत भी क्या है? इमोशन ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप अपने जो क्वेश्चन के आंसर है वो नोटबुक में राइट करिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने आपके आंसर ठीक हैं। और जो ठीक नहीं है उनको आप दोबारा से वीडियो को पॉज करके देखिएगा और उनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ की में हम परफेक्ट नहीं हैं। हमें हर बार क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और बार बार प्रैक्टिस करने से ही हम परफेक्ट बनते हैं। अगर आप बार बार वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से अपने आंसर जो है लिख लेते हैं, जो आंसर आपका गलत होता है दोबारा से देते हैं, तो वो क्वेश्चन जो आपको पक्का हो जाता है। और ऐसे ही आप अपने एग्जाम के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी ऐसे ही कीजिएगा। हर वीक आप अपने रिविजन करते रहिएगा, जो आपने पहले पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। इन ऑपरेंट कंडीशनिंग द री इन्फोर्समेंट इज कॉन्टिजेंट अपॉन। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसके अंदर जो रिफोर्समेंट है वो कॉन्टिजेंट है किसके ऊपर? ऑप्शन है आपके, नेचर ऑफ द स्टिमुलस, बी, नेचर ऑफ द रिस्पॉन्सेज, सी, बोथ ए एंड बी, और डी, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से नोट कीजिएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेचर ऑफ जो रिस्पॉन्स है उसके ऊपर जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है और रीइंफोर्समेंट क्या है? कॉन्टिजेंट है नेचर ऑफ रिस्पॉन्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द गिलफर्ड एसआई मॉडल। जो गिलफर्ड का एसआई मॉडल है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर दैट कॉन्स्टिट्यूट टू ह्यूमन इंटेलेक्ट। जो मनुष्य की बुद्धिमत्ता के, बौद्धिक क्षमता के जो उसने फैक्टर दिए हैं टोटल, वो कितने हैं? क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पे है। जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो गिलफर्ड ने जो एसआई मॉडल दिया था, उसने टोटल नंबर जो है फैक्टर के टोटल नंबर कितने लिए थे? 120 जो है फैक्टर उसने लिए थे मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ट्रेनिंग इन एडवांस ऑफ नॉर्मल मैचुरेशन इज जनरली। जो ट्रेनिंग होती है एडवांस में, तो जो नॉर्मल मैचुरेशन वो जनरली यानी कि सामान्यतः वो कैसा होता है? ऑप्शन ए, हाईली बेनिफिशियल विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन स्किल्स। या फिर बी, हार्मफुल फ्रॉम एन ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑप्शन सी, हार्मलेस बट इसेंशियली ए वेस्ट ऑफ टाइम। डी, बेनिफिशियल टू हार्मफुल डिपेंडिंग ऑन द मेथड यूज्ड इन ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो एडवांस में जब दे देते हैं तो वो कैसी होती है, इसमें पूछा गया है। तो वो क्या होगी? बेनिफिशियल से हार्मफुल, यानी कि बेनिफिशियल भी हो सकती है और हार्मफुल भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है मेथड जो ट्रेनिंग के अंदर यूज किया गया है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट। जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो कैसी होती है? ऑप्शन ए, मेकिंग प्रोविजन फॉर ऑल चिल्ड्रन। सभी बच्चों के लिए प्रोविजन करती है। बी, वेलकमिंग एंड सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। जो विभिन्नता होती है, जो विविधता होती है, उसको सेलिब्रेट करती है और वेलकम करती है। ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ये कहता है कि दोनों के दोनों ट्रू है। या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, ऊपर वालों में से कोई ट्रू नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंक्लूसिव एजुकेशन कैसी एजुकेशन होती है? ये होती है कि जो सभी तरह के बच्चे हैं इसके अंदर शिक्षा पा सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
द टीचर हु हैज ए स्टूडेंट हु शटर्स अबाउट शुड, स्टूडेंट टीचर के पास ऐसे स्टूडेंट है जो क्या करते हैं, हकलाते हैं, तो उनके बारे में टीचर को क्या करना चाहिए, हेल्प हिम बाय सप्लाइंग द वर्ड ही सी वांट टू से, कि टीचर को ऐसे वर्ड सप्लाई करने चाहिए कि वह क्या कहना चाहता है। बी हैव हिम टेक पार्ट इन ऑल द ओरल एक्टिविटी ऑफ द क्लास, कि वो अपनी जो ओरल एक्टिविटीज होती है क्लास की उनके अंदर पार्ट ले। गिव हिम वर्ड ड्रिल ऑन द वर्ड ऑन विच ही स्टर, जिनके ऊपर वो हकलाता है तो चलाता है उनके ऊपर कुछ उनको ड्रिल दे, वर्ड की ड्रिल की, सॉरी वर्ड ड्रिल नहीं, वर्ड ड्रिल आएगा कि कुछ सेंटेंस उसको दे कि वो उनके ऊपर प्रैक्टिस करके बोलना सीख जाए। या फिर ऑप्शन डी, प्रोवाइड स्पेशल सिचुएशन इन विच ही और हिज हर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ इज बिल्ट अप, उसको ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करी जाए, उसको ऐसी विशेष जो सिचुएशन है वो प्रोवाइड की जाए कि वो सेल्फ जो वर्थ है उसको बिल्टअप कर सके, यानी कि खुद का जो उसका सेंस है उसको बिल्टअप कर सके। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि उसको ऐसी सिचुएशन प्रोवाइड करवानी चाहिए कि वो खुद का जो सेंस है, वो सेल्फ जो वर्थ है उसको सुधार सके, बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, जनरली द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच टू डीलिंग विद द चाइल्ड एग्रेसिव बिहेवियर, कोई जो अग्रेसिव बच्चा है, गुस्से वाला बच्चा है, उसके साथ किस तरह की अप्रोच जो है यूज करनी चाहिए ऐसे बच्चे के साथ जो है डील करने के लिए। ऑप्शन ए, टू चैनल हिज अग्रेशन इनटू legitimate areas of competition. B, to reward him her for friendly behavior and to ignore his her aggressive behavior. C, to give him due punishment when he show aggressive tendencies. Option D, to insist that he apologize for his undesirable behavior. तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कि उस बच्चे को इस तरह से लगाओ कि वो जो है कंपटीशन में घुस जाए और उसे जो अपना अग्रेसिव बिहेवियर उसको वो भूल जाए। और जो कॉम्पिटिटिव एरिया है वो एरिया भी क्या है, वैध एरिया होना चाहिए, यानी कि लेजिटिमेट एरिया होना चाहिए, वैध एरिया होना चाहिए। ऐसा एरिया ना हो कि उसका अग्रेसिवनेस जो है और ज्यादा बढ़ती जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ लर्निंग प्रोसेस आउट ऑफ प्लेस, लर्निंग प्रोसेस का कौन सा जो स्टेप है वो आउट ऑफ प्लेस है। ऑप्शन ए, मोटिवेशन, बी, ऑब्स्टेकल, सी, रिस्पॉन्सिस और डी, गोल। तो लर्निंग प्रोसेस के अंदर से जो आउट ऑफ प्लेस है वो क्या है, गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ग्रेटेस्ट डिटरेंट टू क्रिएटिविटी ऑन द पार्ट ऑफ ए चाइल्ड इज, इसके ऑप्शंस हैं, अडल्ट इंसिस्ट ऑन परफेक्शन एंड कन्फर्मिटी टू अडल्ट स्टैंडर्ड, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ अडल्ट टू प्रोवाइड द नीडेड इंस्पिरेशन, his her unwillingness and put in the effort required for perfection, his her easy discouragement and his short span of attention. राइट आंसर यहाँ पे होगा ए, अडल्ट इंसिस्ट ऑन परफेक्शन एंड कन्फर्मिटी टू अडल्ट स्टैंडर्ड, कि जो अडल्ट हैं उनको क्या जोर देना चाहिए परफेक्शन की तरफ, और जो अडल्ट के जो स्टैंडर्ड है उनकी अनुपालना भी करनी चाहिए। तो तभी जो है क्रिएटिविटी को, जो बच्चे की क्रिएटिविटी है उसको सुधारा जा सकता है, और उसमें जो ऊपर का लेवल, जो हायर लेवल है, ग्रेटेस्ट डिटरेंट जो है वहां तक पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एडजस्टमेंट, जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है अच्छी एडजस्टमेंट का वो क्या है। ऑप्शन ए, सिंसियर इंटरेस्ट इन पीपल, बी, ए साउंड एंड होलसम सिस्टम ऑफ मोटिव एंड गोल्स, सी, a high degree of acceptance of one's environment, D, a keen insight into means of attaining one's goal। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए साउंड एंड होलसम सिस्टम होना चाहिए मोटिव्स का और गोल्स का। ये क्या है, गुड एडजस्टमेंट का एक क्या है, फंडामेंटल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी अपॉन डेवलपमेंट, कि कौन सा जो एक्सटेंट हेरिडिटी का वो इफेक्ट करता है डेवलपमेंट को। ऑप्शन है आपके सामने, तो इसमें से राइट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, की हेरिडिटी क्या है, एक प्राइमरी डिटर्मिनेंट है कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, हाउ फेयर वी कैन गो, कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। ये जो है हेरिडिटी क्या है, निश्चित करता है और जो है इफेक्ट भी डालता है हमारे डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लासरूम डिसिप्लिन शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड द प्रमोशन ऑफ, जो क्लासरूम डिसिप्लिन है वो क्या है, उसको प्रमोशन की तरफ किस तरह से जो है ओरिएंट किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके, सोशल कन्फर्मिटी, सेल्फ डायरेक्शन, पर्सनल एंड सोशल एडजस्टमेंट या फिर एक्सेप्टेबल क्लासरूम बिहेवियर। तो क्लासरूम डिसिप्लिन क्या है, शुड बी ओरिएंटेड टुवर्ड द प्रमोशन ऑफ सेल्फ डायरेक्शन, ये सेल्फ डायरेक्शन की तरफ जो है इसकी प्रमोशन हो सकती है, ये प्रमोट हो सकता है जो क्लासरूम डिसिप्लिन है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
सोलमैन्स 4 ग्रुप डिजाइन, जो सोलमैन का जो 4 ग्रुप डिजाइन है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है? प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, या फिर ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, या फिर वो क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, या फिर वो फैक्टोरियल डिजाइन है? तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट टू टेस्ट ए नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस? क्या जो है अप्रोप्रिएट होगा नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए? इनमें से जो नीचे दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 टेल टेस्ट, बी 2 टेल टेस्ट, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दी अबव। तो एक नॉन डायरेक्शनल जो हाइपोथेसिस होती है उसको टेस्ट करने के लिए 2 टेल टेस्ट की जरूरत होती है, यही अप्रोप्रिएट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी ऑन द टॉपिक perception of tribal people about formal education comes under the type। जो ट्राइबल पीपल हैं, फॉर्मल एजुकेशन का जो उनका परसेप्शन है वो किस कैटेगरी यानी कि किसके अंदर आता है? स्टडी का जो ये टॉपिक है किसी की स्टडी का, ये क्या है? एंथ्रोग्राफिक स्टडी के अंदर आता है, या फिर हिस्टोरिकल होगी, या फिर एक्सपेरिमेंटल स्टडी होगी, या फिर एक्स पोस्ट फैक्टो स्टडी होगी? तो ये होगी एंथ्रोग्राफिक। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई तरह की स्टेटमेंट दे दी जाती है कि जिसके ऊपर हम जो है हमारी मास्टर डिग्री के अंदर हम डिसर्टेशन करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि हमारी जो स्टडी होती है वो किस टाइप की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरर्स इन द फाइंडिंग ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी caused by deliberate selection of some bright students for experimental group is known as। एरर है फाइंडिंग्स के अंदर, एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, क्या है कि उन्होंने कुछ जो ब्राइट स्टूडेंट है उनका क्या है सिलेक्शन कर लिया है, तो ये जो है एक्सपेरिमेंट ग्रुप में इसको क्या बोलेंगे? रैंडम सैम्पलिंग एरर, या फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एरर, या फिर होगी रैंडम मेजरमेंट एरर, या फिर होगी सिस्टमैटिक मेजरमेंट एरर? तो ये होगी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एरर, क्योंकि हमने जो सिलेक्शन किया है सैंपल का वो हमारा क्या है? गलत है, तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग एरर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइज ऑफ सैंपल फॉर स्टडी मोस्टली डिपेंड ऑन। जो साइज है सैंपल का स्टडी के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेविटी ऑफ द पॉपुलेशन, या फिर ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द स्टडी, या फिर होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन, या फिर टाइप ऑफ द पॉपुलेशन? जो साइज होता है सैंपल का वो होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। होमोजेनिटी के अंदर एक जैसी पॉपुलेशन आती है, और जो हेट्रोजेनिटी होती है उसके अंदर अलग अलग टाइप की पॉपुलेशन आती है, तो इसी के ऊपर सैंपल जो है साइज का जो सैंपल है उसका साइज डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर? जो इनकरेक्ट पेयर कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, नीचे पेयर हैं, उनमें से कोई इनकरेक्ट है वो बताना आपको। रैंक कोरिलेशन स्पीयरमैन, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन पियर्सन, स्प्लिट हाफ कोरिलेशन कूडर रिचर्डसन, कॉन्टिजेंसी कोरिलेशन क्रैमर? तो इनमें से कौन सा जो है इनकरेक्ट पेयर है, कौन सी जो है ये लाइन है गलत लिखी गई है? तो यहाँ पे है ऑप्शन डी, यहाँ पे जो है रोंग है कि कॉन्टिजेंसी कोरिलेशन है वो क्रैमर ने नहीं दी थी, वो क्या है पियर्सन ने दी थी, इसलिए यहाँ पे क्या है जो इनकरेक्ट पेयर क्या है? ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an intensive investigation of a slow learner undertaken in a research project by a teacher can be termed as। कोई जो बच्चा है स्लो लर्नर है उसको एक रिसर्च प्रोजेक्ट में टीचर ने लिया है, तो उसको क्या कहेंगे? एक्शन रिसर्च, सर्वे रिसर्च, या फिर कॉज केस स्टडी, या फिर एंथ्रोग्राफी? तो अगर एक स्लो लर्नर है उसको एक रिसर्च प्रोजेक्ट में एक टीचर के द्वारा लिया गया है, तो उसको हम बोलेंगे केस स्टडी की। उसके अंदर जो बच्चा है उसका आसपास का की जो चीजें हैं और उसके जो प्रेजेंट है और उसका जो पास्ट है, किस बर्थ के टाइम पे क्या था, क्या सिचुएशंस थी और अभी क्या है फिलहाल, तो ये सारी चीजें क्या है उसके अंदर स्टडी की जाती है, तो इसलिए क्या वो होगी? ये केस स्टडी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिलेशनशिप शोइंग इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल एंड कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर वेरिएबल। ऐसी रिलेशनशिप है कि एक वेरिएबल की वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है और दूसरे की वैल्यू जो है डिक्रीज हो रही है, तो ये किस टाइप की होगी? पॉजिटिव कोरिलेशन होगी, या फिर ये नेगेटिव कोरिलेशन होगी, या फिर जीरो कोरिलेशन है, या फिर ये पार्शियल कोरिलेशन है? आप जल्दी से अपना जो आंसर है वो अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। तो ये होगी नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है? एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा क्या होता है? डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज कॉल्ड। जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ होती है उसको क्या कहते हैं? हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, पाई डायग्राम, या फिर ओजाइव?
जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ होती है उसको हम ओजावी भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SPSS क्या है? ये ऑप्शन है आपके, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि SPSS की फुल फॉर्म क्या है। तो ये होगा स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। जो सोशल साइंस होती है उसका स्टैटिकल पैकेज है ये SPSS। ऐसी फुल फॉर्म एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, एक या दो फुल फॉर्म तो एग्जाम में आती ही है, तो इसलिए जो फुल फॉर्म होती है उनको अच्छे से ये लर्न कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। जो स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का उसको क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एरर, या फिर एरर ऑफ वेरिएंस, या कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर ऑप्शन डी डेविएशन कोशेंट इसको बोलते हैं। तो सोचिएगा कि स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है उसको स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।